हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। आज अपन कक्षा 10 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक की यानी एक्सरसाइज 1 करेंगे, यूनिट 1 करेंगे। उससे पहले थोड़ा अपन एक्सरसाइज 1 का सबसे पहले अपन बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। और बेसिक में यूनिट फर्स्ट का नाम है आपका वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं पहले आपको देखना पड़ेगा। संख्याएं या फिर संख्या क्या होती है। संख्या जैसे मैंने लिख दिया अभी, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। क्या लिख दिया 10। तो 10 क्या है, एक संख्या है। लेकिन 10 में 0 1 ये क्या है, डिजिट है, अंक है। मैं लिख दिया यहाँ पे 13। तो ये भी क्या है, एक संख्या है। जैसे यहाँ पे इकाई अंक 3 है और दहाई अंक 1 है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 14, ये भी क्या है, संख्या है। पूरी की पूरी एक बोलेंगे तो संख्या बोलेंगे। और 4 और 1 क्या है, डिजिट है, अंक है, ठीक है। तो किसी भी संख्या को लिखने से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं अपन। किसी संख्या को लिखने से लिखते हैं 10x प्लस वाई, ठीक है। तो अपन को किसे लिखना है, जैसे अपन को लिखना है अभी 14 को लिखना है, ठीक है। तो मैं लिख दिया 10, एक्स की जगह कितना कर देंगे 1, प्लस में कितना कर देंगे 4। तो 10 गुणा 1 10 और 4 14। तो ये किसी संख्या को लिखने का तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना है संख्याएं। क्या देखना है आपको, संख्याएं देखना है, संख्या। तो बेसिक में पहले पहले अपन देखते हैं संख्या। क्या देखते हैं, संख्या। संख्या यानी बेसिकली कितने प्रकार की होती है संख्या। बेसिकली 2 प्रकार की होती है संख्या। बेसिकली कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहली कौन सी होती है, पहली होती है आपकी वास्तविक। पहली होती है आपकी वास्तविक संख्या और दूसरी होती है आपकी काल्पनिक संख्या। पहली वास्तविक और दूसरी कौन सी होती है, काल्पनिक संख्या। अब पहले अपन देख लेते हैं काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या जैसे मैं लिख दिया एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना आ गया, एक्स स्क्वेयर बराबर -1, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट -1। अब अंडर रूट -1 आ गया, ठीक है। लेकिन ये काल्पनिक संख्या हमें 10वीं क्लास में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कक्षा 12 और 11 का चैप्टर है, ठीक है। उसमें अपन वास्तविक संख्या को विस्तृत रूप से जानेंगे, ठीक है। तो इसे अपन बोल सकते हैं वास्तविक संख्या को, ठीक है। तो वास्तविक संख्या अंडर रूट -1 -1 की वैल्यू कोई नहीं होती नहीं है, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं अपन वास्तविक, यानी इसे बोलते हैं अपन काल्पनिक संख्या। इसे अपन किसे डिनोट करते हैं, आयोटा से। किसे दर्शाते हैं, आयोटा, यानी इमेजरी नंबर किसे किससे दर्शाते हैं अपन, इसे आयोटा से दर्शाते हैं। आयोटा से, ये क्या है, आयोटा से दर्शाते हैं। तो ये अभी पढ़ने की कोई अपन को जरूरत नहीं है, ठीक है, वो नहीं पढ़ना। उसके बाद में आपका कौन सा आ गई, वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या के सीधा सा एक है प्रीमेय। वास्तविक संख्या के लिए प्रीमेय, प्रीमेय व अप्रीमेय, प्रीमेय व अप्रीमेय, प्रीमेय व अप्रीमेय संख्याओं, प्रीमेय व अप्रीमेय संख्याओं, प्रीमेय व अप्रीमेय संख्याओं का समूह है। प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याओं का समूह है, क्या कहलाता है आपका, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो उसके बाद अपन क्या देख लेते हैं, प्रीमेय संख्या, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रीमेय संख्या, ठीक है। देखेंगे प्रीमेय संख्या, प्रीमेय संख्या इसे इंग्लिश में अपन बोलेंगे रैशनल, क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर, क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। और देखो प्रीमेय संख्या किसे कहती हैं, प्रीमेय संख्या किसे कहती हैं, ठीक है। वे संख्याएं अपन लिख देंगे, या वैसे परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपन समझ लेंगे अच्छे से। वे संख्याएं जिन्हें p बट्टा, वे संख्याएं जिन्हें p बट्टा q के रूप में, p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, प्रीमेय संख्याएं कहलाती है।
वे संख्या जिन्हें अपन p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं क्या कहलाती है, प्रीमेय संख्या, जहां या वेयर p व q एक पूर्णांक पूर्णांक है, या फिर या अभाज्य संख्या है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। तो और q के बराबर जीरो नहीं है। कहने का मतलब वे संख्याएं जिन्हें अपन p का एक पूर्णांक के रूप में मान हो और q का भी एक पूर्णांक के रूप में मान हो, वो क्या कहलाएगी, प्रीमेय संख्या। कहने का मतलब q की जगह q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब q अब 1 लिख दिया, p का मान कितना हो गया 1 और q का मान कितना हो गया 0। तो यहाँ पे 0 मान लिखते ही ये इनडेफिनेट आ जाएगा, ठीक है, अनंत आ जाएगा, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू अपन फाइंड नहीं कर सकते, तो ये प्रीमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो q का मान क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। 0 आ गया तो ये प्रीमेय संख्या नहीं है। जैसे मैंने आपको लिख दिया अभी 0 प्रीमेय संख्या है। हाँ, 0 प्रीमेय संख्या है। क्यों, अपन 0 के बट्टा में कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। यहाँ पे p का मान कितना हो गया 0 और q का मान कितना हो गया 1। तो ये हो गया p का मान और ये हो गया q का मान। क्योंकि यहाँ पे q का 0 नहीं है, q का 1 है, इसलिए प्रीमेय संख्या। मैंने यहाँ पे लिख दिया अभी 2 लिख दिया। तो 2 क्या है, 2 भी क्या है, एक प्रीमेय संख्या, क्योंकि बट्टा में कितना मान, एक p का मान कितना है 2 और q का मान कितना है 1, ठीक है। तो प्रीमेय संख्या के बारे में समझ गए। वे संख्याएं जिन्हें अपन p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं क्या कहलाती है, प्रीमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे मैं लिख दिया अभी 1/2, 3/6। अब मैंने ये 3/6 लिखा है ना, 3/6 प्रीमेय संख्या नहीं है, क्योंकि प्रीमेय संख्या बहुत ही इसी एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। वो संख्या दोबारे और किसी संख्या से नहीं कटनी चाहिए। जैसे 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, का मतलब 1/2 आ गई। अब ये प्रीमेय संख्या होगी, नहीं कि ये प्रीमेय संख्या। एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, प्रीमेय संख्या होती है, ठीक है। अब आया भी सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या वे होती है जिसका HCF क्या हो, 1 हो। यहाँ पे पूर्णांक में लिख सकते प्योर क्यों है, सहभाज्य संख्या यहाँ पर पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद अपन आ गया दूसरी, 2 नंबर आ गई अपनी अप्रीमेय संख्या। प्रीमेय व अप्रीमेय संख्या, 2 नंबर आ गई अप्रीमेय संख्या, ठीक है। कौन सी आ गई, अप्रीमेय संख्या, ठीक है। अप्रीमेय संख्या को इंग्लिश यहाँ पर बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर, तो वे संख्याएं जिसका पूर्ण अंडरूट नहीं निकलता, वे संख्या जिनका पूर्ण अंडरूट एक परफेक्ट इंटीजर्स, एक पूर्णांक के रूप में पूर्ण अंडरूट नहीं निकलता, उसे अपन क्या बोल सकते हैं, यानी अप्रीमेय संख्या बोल सकते हैं। या फिर जो भी विषम संख्या बोल सकते हो आप, जो भी क्या बोल सकते हो, विषम संख्या बोल सकते हो। उस पर क्या आता है, ज़्यादातर अंडरूट आता है। जैसे मैंने लिख दिया अभी अंडरूट, या फिर वे संख्या जिनका पूर्ण अंडरूट नहीं, जैसे √2, √3, √5, ये क्या है, एक अप्रीमेय संख्या है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी अप्रीमेय संख्या। या फिर मैंने यहाँ भी लिख दिया नाम प्रीमेय और यहाँ लिख दिया अप्रीमेय, ठीक है, दोनों नाम लिख दिया। यहाँ भी बीच में मैंने साइन लगा दिया प्लस का, ए कर दिया माइनस, ए कर दिया गुणा और ए कर दिया भाग। तो एक प्रीमेय संख्या आ जाए, दूसरी अप्रीमेय संख्या आ जाए, और बीच में प्लस का, माइनस का, गुणा का और भाग का साइन आ जाए, तो वे संख्या क्या कहलाएगी आपकी अप्रीमेय संख्या कहलाएगी। जैसे मैंने ये तो प्रीमेय 2 लिख दिया, ये प्रीमेय है तो क्या है प्रीमेय, ठीक है। बीच में साइन मैंने प्लस का लगा दिया और अप्रीमेय 1 लिख दिया √5। तो ये टोटल जो संख्या बनी है, ये जो संख्या बनी है, ये आपकी संख्या कौन सी होगी, अप्रीमेय संख्या। कौन सी होगी, अप्रीमेय संख्या, ठीक है। तो ये भी प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याओं का कंसेप्ट था, ठीक है। उसके बाद अपन करेंगे, उसके बाद में आपको नंबर सिस्टम में थोड़ी संख्याओं के बारे में पता करना पड़ेगा। उसके बाद में मैंने लिख दिया अभी प्राकृतिक या फिर प्राकृतिक संख्या। क्या लिख दिया, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को इसे अपन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और इसे किससे दर्शाते हैं, अंश से, ठीक है। 100 किससे करते हैं, इसे 100 किससे करते हैं, अंश से दर्शाते हैं। तो इसे 100 करने के लिए अपन लिखते हैं कैपिटल अंश से दर्शाते हैं, ठीक है। तो प्राकृत संख्या किसे कहती है, ऐसे परिभाषा अपन को याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो परिभाषा के लिए अपन कहेंगे वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर
अनंत तक जाती है क्या कहलाती है? प्राक संख्या। या फिर यानी एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राक संख्या। जैसे मैं लिख दिया 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत, तो ये क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, तो 2 नंबर, तो वे संख्याएं यानी एक पूर्णांक संख्याओं को सेट होता है। ठीक है, क्या होता है? एक से स्टार्ट होकर के अनंत जाने वाली सभी संख्याओं का जो समूह है क्या कहलाती है? प्राक संख्याएं कहलाती है। 2 नंबर, प्राक संख्या के बाद में आ गया आपका पूर्ण संख्या। क्या आ गई? पूर्ण संख्या। ठीक है, इसे अपन इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर, इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर। तो पूर्ण संख्या के लिए देखें भी, वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है, जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा देख लो भी कि पहले क्या था? संख्याओं का पहले भी संख्या का आविष्कार नहीं हुआ था, यह भी संख्या नहीं बनी थी। तो पहले संख्या नहीं होती थी, तब क्या करते? संख्याओं को लेकर किसी भी गिनना तो सभी को पड़ता था। जैसे 2 ऊँट को गिनना है तो ये हो गया पहला ऊँट और ये हो गया दूसरा। 2 ऊँट को गिनने के लिए क्या क्या करते लोग? क्या करते थे? ये हो गया पहला ऊँट, ये हो गया दूसरा ऊँट। ठीक है, 3 को गिनने के लिए ये पहला, दूसरा और ये तीसरा ऊँट। ठीक है, 4 को गिनने के लिए एक, यानी इस प्रकार की संख्याओं का ही प्रयोग करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे संख्याएं कितनी, पहली संख्या कितनी तक? पहले 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 संख्या कितनी तक होती थी? यानी पहले 1 से 9 तक, 1 से 9 तक होती थी। पहले संख्या कितनी होती थी? 1 से 9 तक गिनती होती थी अपनी। ठीक है, उसके बाद में पूर्ण संख्या में, उसके बाद पूर्ण संख्या में क्या आया कि आर्यभट्ट, एक वैज्ञानिक कौन सा है? वैज्ञानिक आया भी आर्यभट्ट। क्या आया? आर्यभट्ट, एक वैज्ञानिक आया आर्यभट्ट। वो क्या कर रहे थे? पढ़ा रहे थे। आर्यभट्ट जी क्या कर रहे थे? भी पढ़ा रहे थे। आर्यभट्ट क्या कर रहे थे? पढ़ा रहे थे कक्षा में। ठीक है, पढ़ा रहे थे। तो आर्यभट्ट ने पहले एक लिखा। ठीक है, बोर्ड पे ऐसे, ब्लैक बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे एक लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आर्यभट्ट ऐसे बोर्ड के पास में खड़े थे और पीछे यानी बच्चे बैठे हुए थे सामने, वो पढ़ रहे थे। तो आर्यभट्ट के वैसे सिर पे बाल नहीं थे। क्या नहीं थे? सिर पे बाल नहीं थे। तो आर्यभट्ट का सिर इस एक के पास आया, एक के पास आया तो भी एक के पास ऐसे सिर आएगा, गोल गोल सिर, तो ऐसे लगेगा। तो बच्चों ने कहा सर ये कुछ बन रहा है। बच्चों ने क्या कहा? ये सर कुछ बन रहा है। फिर आर्यभट्ट ने हाँ ये भी कुछ बन रहा है। तो ये आर्यभट्ट की लोड थी ना, इस लोड से भी जीरो का आविष्कार हुआ। ठीक है, तो कहना मतलब ये आपको याद रखना है। तो जीरो का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। उसके बाद ये 10 लिखना स्टार्ट हो गया, फिर 20, फिर 30, फिर 40, इस प्रकार अनंत तक संख्याएं लिखनी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको पूर्ण संख्या में याद रखना है कि आर्यभट्ट की लोड को शामिल करना है। कहने का मतलब जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर कहलाती है। उसके बाद में आपका आ गया 3 नंबर। उसके बाद में आपका 3 नंबर आ गया पूर्णांक संख्या। क्या आ गया? पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं। यानी पहले का आर्यभट्ट ने कहा भी संख्या इतनी होती है। ठीक है, मैंने जीरो मिला दिया शामिल, तो इतनी संख्या होती है। उसके बाद में आया पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या को अपन बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स बोलते हैं। तो पूर्णांक संख्या देखो, तो पूर्णांक संख्या के लिए जैसे अपन कक्षा 9 में भी पढ़ा है, कक्षा 8 में भी पढ़ा है, तो एक संख्या रेखा के बारे में पढ़ा है। ठीक है, एक संख्या रेखा के बारे में अपने पढ़ा है। तो बीच में क्या होता है? ये होता है जीरो, ये इसे आप न्यूट्रल बोल सकते हो। ये एक, ठीक है, ये 1 2 3 4 डैश डैश अनंत। ठीक है, दाएं हाथ की तरफ प्लस और बाएं हाथ की तरफ माइनस। ठीक है, बाएं हाथ की तरफ क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, ये भी माइनस अनंत तक जाता है। ठीक है, तो ये भी पूर्णांक संख्या किसे कहती हैं? माइनस या फिर प्लस अनंत से, यानी माइनस अनंत से स्टार्ट होकर के प्लस अनंत तक जाने वाली, माइनस अनंत तक स्टार्ट होकर के प्लस अनंत तक जाने वाली सभी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। कहने मतलब आपकी जो संख्या रेखा प्रदर्शित करती है ना, उन संख्या रेखा को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। यानी उसमें सभी आ जाती हैं, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जाने वाली सभी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट आ गया, उसके बाद में आपका 4 नंबर आ गया अभाज्य संख्या। ठीक है, 4 नंबर आ गया आपका अभाज्य, अभाज्य संख्या। ठीक है, 4 नंबर आ गया अभाज्य संख्या। इसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम
नंबर, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखो अभाज्य संख्या, देखो वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जिनके वे संख्या जिनके केवल और केवल वे संख्या जिनके केवल और केवल केवल और केवल वे संख्या जिनके केवल और केवल दो फैक्टर हों। क्या हो, वे संख्या जिनके केवल और केवल दो फैक्टर या फिर दो गुणनखंड हो। वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर या फिर दो गुणनखंड हो, क्या कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, वो अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे दो ही गुणनखंड, ठीक है, दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी वो ही परिभाषा अपन आपको याद नहीं, जो एक से कटे स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या, वो परिभाषा गलत है, वो आपको याद नहीं रखनी। ठीक है, वे संख्या जिनके केवल और केवल दो फैक्टर हो, क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे मैंने लिख दिया अभी दो। अब दो किस किस से करती है, एक तो करती है दो से, एक करती है एक से, और कोई किसी किसी संख्या से कर रहा है, कहना मतलब इसके दो ही फैक्टर, एक दो हो गया और एक हुआ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया तीन। ठीक है, तो तीन एक तीन से करता है, एक से करता है, तो इसके दो फैक्टर हो गए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा चार, चार दो से भी करता है, चार से भी करता हो, एक से। अब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर है। ठीक है, तो अब आप यदि आप ऐसा कहोगे तो वे संख्याएं, यदि आप ऐसा कहोगे कि वे संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे अभाज्य संख्या, तो वे परिभाषा गलती, उसमें तो आपका एक, तो एक को आप भाज्य मानोगे या अभाज्य मानोगे, तो एक भी न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो एक एक क्या है, नाइदर ए प्राइम नंबर और नॉर ए कंपोजिट नंबर। तो एक वन इज नॉट वन इज नॉट वन इज नॉट ए वन इज नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर, नाइदर नाइदर ए कंपोजिट कंपोजिट नाइदर ए कंपोजिट नंबर, नाइदर ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये आ गया आपकी अभाज्य संख्या जिसके केवल और केवल क्या हो, दो ही, केवल और केवल क्या हो, दो ही फैक्टर हो, क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। उसके बाद में आ गई आपकी भाज्य संख्या, उसके बाद आपकी क्या आ गई, भाज्य भाज्य उसके बाद आपकी आ गई भाज्य संख्या, उसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट, क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखो भाज्य संख्या के वे संख्याएं जिनके दो से अधिक फैक्टर, क्या लिख देंगे, दो से अधिक क्या हो, फैक्टर हो। वे संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर हो, क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया अभी चार, चार किससे करता है, चार किससे करता है, एक तो दो से कटेगा, एक से कटेगा और चार, ये हो गई। उसके बाद में पाँच नहीं होगा, छः हो गई, छः दो से, तीन से, छः से और एक से। तो भाज्य संख्या कहाँ से, चार, छः, ठीक है, सात नहीं होगा, आठ, ठीक है, इसी तरह अंत तक चलती जाएगी। ठीक है, और अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, अभाज्य संख्या दो हो गई, तीन हो गई, पाँच हो गई, ठीक है, इसी स्टार्ट हो गई। ठीक है, भाज्य हो रहा है। उसके बाद में आपकी एक संख्या लास्ट रहा है, उसे अपन देख लेते 6 नंबर, उसे अपन बोलेंगे सहभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, अभाज्य अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, अब सहभाज्य संख्या क्या है, वे संख्याएं, जैसे अपन ने भी दो संख्या ले ली, ठीक है, दो और तीन, वे संख्या जिसका क्या हो, HCF क्या हो, दो और तीन का क्या हो, वन हो, तो क्या कहलाएगी, सहभाज्य संख्या। जैसे भी दो लिख लिया, तीन लिख लिया, अब अजय गुणनखंड करते हैं, दो गुणा एक और तीन गुणा एक, वजह गुणनखंड विधि से। सो HCF क्या आ गया इसका, एक तो वे संख्याएं, वे एक दो संख्याओं सेट होता है, वे संख्याएं जिसका HCF क्या हो, वन हो, क्या कहलाएगी, सहभाज्य संख्याएं। तो इसमें आपका एक हो रहा है, ठीक है, इसमें आपका एक ही हो रही है। ठीक है, एक संख्या के बारे में और पढ़ लेंगे। ठीक है, वो कितना नंबर आ गया, जो भी नंबर। उसके बाद हम आ गई सम संख्या। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है सम संख्या, इसे अपन बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। ठीक है, सम संख्या वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जिनमें दो का भाग पूरा पूरा जाए, वे संख्याएं जिनमें दो का भाग पूरा पूरा जाए, या फिर वे संख्या जो दो से डिवाइड हो, दो से डिवाइड होने वाली, दो से डिवाइड होने वाली सभी, दो से वे संख्याएं जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाए, क्या कहलाएगी, सम संख्याएं कहलाएगी। जैसे अपन लिखते हैं दो, चार, छः,
8, 10 डैश डैश अनंत होगी सम संख्या। इसके बाद में आपकी विषम संख्या, आपकी आगे विषम संख्या, इसे बोलते हैं ओड नंबर। क्या बोलते हैं? ओड नंबर। वे संख्या, यानी वे संख्या लिख दें 2 से डिवाइड नहीं, डिवाइड नहीं, यानी वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता क्या कहलाएगी? विषम संख्या। जैसे मैंने में लिखते 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, ठीक है, डैश डैश अनंत आगे। तो यह आपकी होगी विषम संख्या। उसके बाद में आपकी जो यूनिट है उसके अंदर एक आपका जाना माना गणितज्ञ था, उसका नाम था यूक्लिड। क्या नाम था? यूक्लिड। क्या नाम था? यूक्लिड। उसने एक भी विभाजन की एक लंबी प्रोसेस दी, ठीक है, विभाजन की लंबी प्रोसेस को बताया, ठीक है, और उस लंबी विभाजन की प्रोसेस से यूक्लिड ने क्या निकालना हमें सिखाया? अच्छेप। क्या निकालना सिखाया? अच्छेप। और वैसे अच्छेप क्या होता है? अच्छेप की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन, कॉमन और फैक्टर, यानी सबसे बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ी संख्या जो कॉमन आ रही है और वो सभी का, इन सभी का क्या होना? गुणनखंड होने चाहिए, वो ये होता है अपना अच्छेप, ठीक है। यूक्लिड विभाजन, तो यूक्लिड ने एक विभाजन क्या दी? विभाजन की मतलब भाग देने की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोल सकते हो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोल सकते हो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यूक्लिड ने हमें क्या बताया? यूक्लिड ने हमें ऐसे भाग देकर बताया, ऐसे लिया, तो यूक्लिड ने ऐसे लिया भी, ये बीच वाला अपन का क्या होता है? भाज्य, ठीक है, ये क्या होता है? भाजक, ये क्या होता है? भाजक। और जो भी बचता है वो क्या होता है अपन का? शेषफल। जो भी बचता है वो क्या होता है? नीचे बचता है वो शेषफल। और भाग देने के बाद में जो अपना फल आता है, यानी भाग कितनी बार जाता है वो होता है, वो इसे बोलते हैं अपन भागफल। शेषफल को इसने डिनोट किया किसी आर से, क्योंकि शेषफल को अपन बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। शेषफल को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, ठीक है, शेषफल मैंने बोल दिया रिमाइंडर। और भागफल इन्होंने बोले हैं कोशेंट। क्या बोला है? क्या बोला है? कोशेंट। क्या बोला? भागफल को कोशेंट बोला है, ठीक है। तो कोशेंट से इन्होंने लिया, भागफल की जगह क्या लिख दिया? क्यू। तो भागफलों की दशाएं क्यू से। और ये होता भाजक। और जो बड़ी संख्या जिस पे अपन भाग देते हैं उसे इसने दर्शाया ए से, किसे दर्शाया? ए से। और जिसका भी अपन भाग देते हैं भाजक, उसको इसने दर्शाया बी से, ठीक है। जैसे मैंने भी कोई संख्या ले ली, मैंने यहाँ पे संख्या ले लिया 4, ठीक है, 4 पे मैंने कितने का भाग दिया? कितने का भाग दिया? 2 का। तो कितने बार गया? 2 2 4। शेषफल कितना आ गया? 0। यह है अपना आर का मान, यह अपना कोशेंट क्यू, ये अपनी बड़ी संख्या बी आ गई, ये छोटी संख्या अपनी बड़ी संख्या अपनी ए और छोटी संख्या अपनी बी आ गई, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जो बीच वाला ये क्या होता है? भाज्य। देखो भाज्य छोटा नाम है, तो ये आप बीच में आएगा, छोटी दूर थोड़ी दूरी आएगी, ठीक है। ये आर तो नीचे वाला शेष वाला आपको याद रहेगा, ये देखो भाज्य भी थोड़ा यहाँ पे इतनी दूरी में सिमट गया, ठीक है। तो ये आएगा भाज्य, ये थोड़ा बड़ा नाम है, देखो यहाँ पे थोड़ा 1 2 आधा पड़ता है, 2.5 अक्षर है इसमें, 1 2 3 अक्षर है, तो ये थोड़ा इसी लंबी दूरी में है, तो यहाँ पे आएगा भाजक। तो यह वाली संख्या क्या होती है? भाजक। ये वाली होती है भाज्य, और ये होता है भागफल, नीचे वाला होता है शेषफल, याद रखना है, ठीक है। तो ये बताया अभी यूक्लिड ने बताया। अब 4 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 4 प्राप्त करने के लिए अपन लिखेंगे, तो अपन लिख देंगे 2 गुणा 2 प्लस में 0, ठीक है। 4 प्राप्त करना, तो अब हमने क्या किया? भाज्य, ये बीच वाली संख्या भाज्य बराबर ये अपना भाजक, भाजक को भागफल से गुणा कर दिया और बीच में अपन नीचे वाला शेषफल जोड़ दिया, तो ये आप अपना 4 प्राप्त हो गया। इसी प्रत्येक भाग में यही नियम लागू होता है, ठीक है। तो यूक्लिड ने हमें बताया, यूक्लिड ने हमें, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, जो यूक्लिड ने हमें क्या किया कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। यूक्लिड ने हमें बताया ये भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ये ही आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका है, ठीक है। इसे बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका। ये आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है, ये आपकी होगी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो उसके बाद में तो इसे अपन ने क्या माना था? ए माना था। इसे जो बड़ी संख्या इसे ए माना था, ए बराबर क्या गया? तो भाजक अपना बी है, छोटी वाले से जिसका अपन भाग दे रहे हैं, ये भागफल अपन का क्या है? क्यू है, और शेषफल अपना क्या है? आर, ठीक है। तो ये आ गया ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर,
क्या आ गया, बी क्यू प्लस आर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आर की वैल्यू, ठीक है, जो भी मैं देखो एक भाग देकर और बता रहा हूँ, 5 पे हमने कितने का भाग दिया, 4 का भाग दिया, तो 4 एक का 4 कितना बच गया, 1। ठीक है, अब देखो भी यहाँ जो ये अपना आर आया है, आर का मान आया है, ये आर का मान इस भाजक से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, इस भाजक से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। या तो ये भाजक स्वयं आएगा, या तो 4 आ जाएगा, या फिर 4 से 5 नहीं आएगा, 5 आता तो एक बार भाग 4 का 4 एक बार और दे देते। ठीक है, तो और दे देते, कहना मतलब ये भाजक से ज़्यादा नहीं होगा। तो अपन आर की यहाँ पे शर्त क्या लिखेंगे, देखो, तो आर की अपन ये शर्त लिखनी, आर का मान आर ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यानी आर का मान बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, जीरो के। या तो यहाँ पे जीरो आएगा या फिर जीरो से बड़ा, यानी जीरो से बड़ा आएगा, लेकिन छोटा किससे आएगा, 4 से, लेकिन छोटा किससे आएगा, 4 से। ठीक है, लेकिन छोटा किससे आएगा, 4 से, यानी आर का मान, शेषफल का मान जीरो से तो बड़ा आएगा, जीरो से बड़ा, ए जीरो से बड़ा कितना आएगा, 0 1 2 3 तक आ जाएगा। ठीक है, 0 1 2 3 तक आ जाएगा, और 4 से क्या आएगा, छोटा आएगा, कहना मतलब बी से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो ये अपने क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसे बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज की जो आपकी यूनिट है, ठीक है, इसमें अपन एक आपको क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, तो आपको HCF निकालना है इसमें। ठीक है, HCF, जो भी HCF लंबी विभाजन प्रक्रिया से HCF निकालें, जैसे अपन को दे दिया 225, एक संख्या अपन को दे दी 225,